Hello student, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं आप लोग को जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2020 का करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक करवाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्यूशन है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। आज इस वीडियो में 5 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का विविक्तर, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण है, इसका विविक्तर निकालना है। तो समीकरण दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो ये जो हमारा द्विघात समीकरण है उसको हम ax² + bx + c = 0 के रूप का है, जहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 3 है। ओके, तो हम लोग विविक्तर निकालते हैं। विविक्तर निकालने के लिए d का फॉर्मूला लगाते हैं, d = b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पर b² - 4ac निकालते हैं। b का वैल्यू जो है -6, इसमें पुट करते हैं -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 आता है और 12 जो है 0 से बड़ा है। तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है तो उसके मूल होंगे वो वास्तविक और समान मूल है। वास्तविक और असमान जब मूल निकल गया तो हम लोग ऐसो द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। ये द्विघात सूत्र जो कह रहा है x = -b ± √b² - 4ac / 2। ये द्विघाती सूत्र है और इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x = है b के जगह पर, यहाँ पर -b है, b के जगह पर देखा जाए तो -6 है, तो b का -6 और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आता है 6 ± √12/4 = फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 6 ± 2 √3/4 से अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है 3 + √3 / 4 और यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, x का एक आएगा 3 + √3/2 और एक आएगा 3 - √3/2 और यही है सो क्या हो जाएगा कि द्विघात समीकरण का 2 मूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथवा का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका योग जोड़ने के बाद 27 आ रहा है और गुना करने के बाद 182 आ रहा है। माना कि पहली संख्या = x, पहली संख्या x ले लिए तो दूसरी जो संख्या आएगी वो 27 - x आएगी। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का योग है 27 दिया हुआ है, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 27 - x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को गुना करते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो जब इन दोनों को गुना करने के बाद गुणनफल जो आ रहा है 182 आ रहा है। फिर सॉल्व करते हैं तो इसको 27x - x और x मिलकर x² = 182 हो जाता है।
फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर है सो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 27x प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस में होगा 27x, और फिर 182 राइट हैंड साइड में है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, 182 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण का रूप आ गया, और जब द्विघात समीकरण का रूप आ गया तो फिर है सो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं द्विघात सूत्र से या फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर है सो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर 27 का फैक्टर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा -13x माइनस 14x आएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे -13x और -14x दो पार्ट में ब्रेक होगा, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ रहा है, और 13 और 14 को और दोनों में माइनस है तो ऐड करने के बाद 27 आ रहा है, इसीलिए यह -13x और -14x के रूप में ब्रेक हुआ। इन दोनों में से अगर x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचेगा x माइनस 13, और यहाँ से ऐसो 14 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ऐसो x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों से अगर कॉमन लेते हैं x माइनस 13 को तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो मान आएगा, एक आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा जो आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 13 एक आया, और एक अगर इसको करेंगे तो x इक्वल टू 14 आएगा, यानी कि x का दो वैल्यू आएगा 13 और 14। तो अगर है सो पहली संख्या 13 लेते हैं, पहली संख्या बराबर x बराबर अगर 13 रखते हैं तो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वो है 27 माइनस x, यानी कि है सो 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। ओके, अगर पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 आता है, और अगर पहली संख्या हम लोग 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 27 माइनस x इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एक भवन है, ये भवन है, यहाँ पर भवन जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। एक टावर है, यहाँ पर टावर है जिसकी ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोला। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि भवन के शिखर से है सो टावर का जो पाद बिंदु है इसका जो वैल्यू है एंगल का वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर निकालना है टावर की ऊंचाई। ये टावर की ऊंचाई कितनी है उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ए बी इसको मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई को ए बी मान लेते हैं, और सी डी जो है टावर की ऊंचाई को मान लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट कट कर रहा है उसको ई मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो जो माने हैं वो लिख लेंगे, यानी कि ए बी बराबर
भवन की ऊंचाई इक्वल टू 7 मीटर। उसके बाद है सो यहाँ पर टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो है वो हम लोग है सो CD को माने हैं। तो यहाँ से जो CD का वैल्यू आता है वो हम लोग लिख सकते हैं CE प्लस ED लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ED का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB का वैल्यू 7 मीटर है तो ED का भी वैल्यू 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से CE को अगर हम लोग स्मॉल h मानते हैं CE, तो H प्लस ED का वैल्यू 7 आ जाएगा, इतना मीटर टावर की ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस त्रिभुज में देखते हैं ABD, इस त्रिभुज में त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज में जब देखते हैं तो यहाँ पर जो ये 45 डिग्री है तो ये भी है सो यानी कि एंगल ADB ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब ये 45 डिग्री आ जाएगा तो इसके सामने वाले जो भुजा होती है वो लंब होती है और यहाँ पर BD आधार होगा। तो लंब और आधार में जो रिलेशन आता है वो tan थीटा का आता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू AB बटे BD ये हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB का वैल्यू जो है वो 7 मीटर है डिवाइड बाय BD का वैल्यू नहीं मालूम है तो BD का वैल्यू एज इट इज रख लेते हैं उसी तरह। और tan 45 डिग्री 1 होता है इक्वल टू 7 बाय BD। और यहाँ से फिर BD का जो वैल्यू है वो हमारे पास BD इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा। ओके, BD का वैल्यू निकल गया यहाँ से। तो एक बार फिर चित्र में देख सकते हैं कि अगर BD इक्वल टू 7 मीटर आ गया तो यहाँ से AE का भी वैल्यू 7 मीटर आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखते हैं त्रिभुज ACE, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये एंगल जो है एंगल CAE 60 डिग्री है। तो इसकी सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और नीचे है इसके सम्मुख भुजाएं, कोण A वाला जो सम्मुख भुजा है वो आधार होगा। तो यहाँ पर भी लंब और आधार में जो रिलेशन लगेगा वो tan थीटा का लगेगा, यानी कि tan and 60 डिग्री इक्वल टू जो है वो हमारे पास आएगा CE बाय AE। यहाँ पर अब त्रिभुज ACE इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में जो आएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू CE बाय AE ये आएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू CE का वैल्यू है सो H माने हैं तो यहाँ से H बाय AE का वैल्यू जो है वो 7 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर BD का वैल्यू निकाल चुके हैं तो BD बराबर ही क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो BD का वैल्यू 7 मीटर है तो AE का भी वैल्यू 7 मीटर। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7√3 इक्वल टू H आ जाएगा। ओके, और टावर की ऊंचाई हमें दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं टावर की ऊंचाई CD बराबर H प्लस 7, यानी कि CD बराबर H प्लस 7। H का वैल्यू निकाल चुके हैं, H का वैल्यू 7√3 है तो 7√3 प्लस 7 हो जाएगा। और इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो 7 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। यही जो है वो केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगी। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथवा का क्वेश्चन है, कह रहा है अथवा में कि मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, अगर यहाँ पर AB कोई मीनार है
और मीनार के इस बिंदु से कोई दो बिंदु, एक सी है और एक डी है। यहाँ से मीनार से सी की दूरी 4 मीटर है और मीनार से डी की दूरी 9 मीटर है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे कि अगर एक है सो एक का एंगल थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा का जो आएगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि है सो इन दोनों कोणों का योग जो है वो पूरक कोण होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जब लेकर चल रहे हैं तो यहाँ से जो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। एंगल के से संलग्न जो भुजा है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू रिलेशन जो आएगा वो टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू एच दिया हुआ है, एच ले लेते हैं, और बी सी का वैल्यू यहाँ पर 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा टेन थीटा इक्वल टू एच बाय 4 आ जाएगा, एच बाय 4 मीटर। अब आगे फिर अब क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज में लेते हैं। ए बी डी में जब लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी और डी इस त्रिभुज में, तो एंगल जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो सामने वाली जो भुजा होगी उसके ऑपोजिट भुजा वो है सो लंब होगी और संलग्न भुजा आधार होगा। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए बी बाय बी डी, ये वैल्यू आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। और ए बी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि एच दिया हुआ है, तो इसी को पुट करते हैं। ए बी बराबर एच और बी डी बराबर है 9 मीटर। तो यहाँ से टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू आ गया। इसको इक्वेशन अगर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच बाय 4 इंटू एच बाय 9, ये आएगा। और टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा। 1 इक्वल टू एच और एच को मल्टीप्लाई करने के बाद एच स्क्वायर, और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद है 36। यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। और यहाँ पर अगर वैल्यू देखते हैं तो एच बराबर जो आएगा वो √36, यानी कि है एच का जो वैल्यू है वो 6 मीटर होगा। एच का वैल्यू 6 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन में अब चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर 6 मीटर है, सिद्ध करना है। तो हमारे पास भी मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर आ गई, और जिस तरह से ये प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को बोला जाता है थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कह रहा है स्टेटमेंट, तो एक त्रिभुज को ले लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ पर BC के समांतर एक अन्य भुजा DE खींचा गया है। ओके, इसको प्रूव करने के लिए पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC
एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DE है। ये चीज दिया हुआ है। सिद्ध करना है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये सिद्ध करना है। ओके, सिद्ध करने के लिए रचना करते हैं, और रचना के लिए ऐसा हम लोग करते हैं कि D से C को मिला देते हैं और है सो B से E को मिला देते हैं। एक और रचना करते हैं, D से M कोई लम्ब डाल देते हैं AE पर और E से N कोई लम्ब डाल देते हैं AD पर। ओके, उसके बाद फिर है तो जो रचना किए हैं वो लिखते हैं। रचना जो किए BE तथा EC को मिलाएं। और यहां से ऐसा और क्या किए कि DM लंब AE पर है और EN लंब AD पर है। ये रचना के आधार पर लिख लिए। इसको प्रूफ करने के लिए फिर आगे प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण, अब प्रमाण में क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई ये होता है। इसी क्षेत्रफल का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ADE। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि त्रिभुज ADE में AD आधार लिए। AD आधार, जब AD आधार को लेंगे तो त्रिभुज जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू आएगा 1/2 इंटू आधार, आधार यानी कि AD इंटू ऊंचाई EN, ये आएगा। ओके, फिर जो है नेक्स्ट इसी में फिर लेंगे त्रिभुज DBE। DBE में लेकर चलेंगे तो एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इक्वल टू 1/2 इंटू आधार। अगर DBE में देखते हैं, DBE हमारे पास ये है, आधार कौन सा हो जाएगा, DB हो जाएगा और ऊंचाई जो है वो EN हो जाएगा। तो यहां से ऐसा DB इंटू EN हो गया। ओके, अब क्या करते हैं कि इन दोनों का रेशियो लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाले हैं, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम लोग अनुपात में लेते हैं। तो यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, इन दोनों का अनुपात लें तो यहाँ पर ऐसा जो आएगा वो 1/2 इंटू AD इंटू EN आएगा डिवाइड बाय 1/2 इंटू DB इंटू EN आएगा। और EN कैंसिल, 1/2 कैंसिल। तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आ गया वो AD बाय DB आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, फिर आगे है सो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर चित्र में वापस चलते हैं। चित्र में अब है सो यहाँ पर AE को आधार मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज AED में AED में AE को आधार ले लिए, AE आधार है। तो जब AE आधार है तो जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार यानी कि AE इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को है सो DM, यहाँ पर ऊंचाई जो है वो DM हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं कि त्रिभुज, इस त्रिभुज में लेते हैं EDC, इस त्रिभुज में लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1/2 इंटू आधार EC और जो ऊंचाई है वो DM आएगा। ओके, तो 1/2 इंटू DM इंटू EC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू, चित्र में देख सकते हैं आधार EC है और ऊंचाई DM है, तो EC इंटू DM। ओके, फिर यहां से अगर इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM, और यहां से DM DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, यानी कि बच गया AE बाय EC बच गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को मैच करवाते हैं। समीकरण 1 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। यहाँ पर समीकरण 2 में देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, तो ऊपर में तो सेम ट्रायंगल है, लेकिन सेकंड में नीचे में है, तो चित्र में देखते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है जो नीचे वाला त्रिभुज है DBE, ये त्रिभुज और एक त्रिभुज EDC, इन दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो नीचे में एक लाइन लिख देंगे कि एक ही आधार, जो चित्र में आधार दिया हुआ है वो है DE, तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं DE समांतर BC के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और जब ये बराबर हो गया तो यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको समीकरण 3 लेते हैं। तो अब है सो समीकरण 1, 2 और 3 तीनों से मिलाकर है सो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारे पास समीकरण 1, 2 और 3 तीनों से जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC आ जाएगा, और इस प्रकार ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है और ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये थ्योरम आएगा। ओके ओके गाइस, आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन करवाए थे 26 से स्टार्ट किए थे, 26 का 2 क्वेश्चन करवाएं अथवा का 27 और 28 का ऐसा एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो भी करवाएं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा वीडियो, जिसमें से कुछ और भी क्वेश्चन रहेंगे, फुल मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। तो अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और है सो शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो जैक 2023 का एग्जाम के लिए दे रहे हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।